पीआरपी एक रेगुलर ट्रीटमेंट है, सबको करा लेना चाहिए। ऐसा लगता है क्या सुनने में? नहीं, मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल हुआ है, मैं जाके पीआरपी करा लेती हूँ। रॉन्ग। पीआरपी किसको कराना चाहिए, किस स्टेज में कराना चाहिए, किस स्टेज में अवॉइड नहीं करना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जितना ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट होता है उसी के बारे में उतने ज़्यादा मिथ भी होते हैं। मैं एक बहुत क्लियर चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, अगर मानसून में आपको पीआरपी लग रहा है कराना चाहिए, मानसून में मुझे हेयर फॉल बढ़ गया है, बिल्कुल भी नहीं। मानसून में नॉर्मल हेयर फॉल सबके लिए बढ़ता है, तो मानसून में हमें पीआरपी प्लान नहीं करना चाहिए। अगर मानसून में आपको हेयर फॉल हो रहा है उस डर से आप जाके पीआरपी करा लें, बिल्कुल कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं पिलो पर सोती हूँ या मैं पिलो पर सोता हूँ तो मुझे बहुत सारे हेयर मिलते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा हेयर फॉल नॉर्मल होता है, इसके लिए पीआरपी प्लान करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी केयर, थोड़ा सा डस्ट एक्सपोजर हटाने से ही आपको लगेगा कि आपके हेयर ग्रोथ बढ़ गई है और आपको पहले जैसा हेयर फॉल नहीं हो रहा है। अगर आपको लगता है कि आपका इंटरनल प्रॉब्लम है, आपका लिवर सही से काम नहीं कर रहा, आपने 6 मंथ से कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कराई है कि हमारा इंटरनल रीअरेंजमेंट क्या है, बस मुझे हेयर फॉल हुआ है, मुझे जाके पीआरपी प्लान कर लेना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। नर्सिंग मदर्स, आप बच्चे को फीड कराते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जितने भी मिनरल, जितनी चीज़ें होती हैं वो बच्चे के पास चली जाती हैं। माँ ने उतने अच्छे से खाया नहीं है, आपको लगता है कि मैं तो नर्सिंग करा रही हूँ, मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया, मुझे पीआरपी प्लान करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं प्लान करनी चाहिए। जैसे ही आप अपना डाइट चेंज करेंगे, डाइट में अच्छी चीज़ें ऐड करेंगे, आपका हेयर ग्रोथ दोबारा से आना शुरू हो जाएगा। बट पीआरपी कब प्लान करना चाहिए? अगर आपको लगता है आपका एलोपेशिया मतलब पैची हेयर ग्रोथ हो गई है, सर में कोई एक ऐसा पार्ट है जहाँ से हेयर बिल्कुल चला गया है, तो उसको फर्स्ट स्टेज में ही करा लेना चाहिए, उसके बढ़ने का वेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आपको लगता है आप डस्ट में बहुत ज़्यादा जाते हैं, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं, बहुत सारे मार्केटिंग वाले होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर होता है, बहुत डस्ट एक्सपोजर होता है, पॉल्यूशन एक्सपोजर होता है, उस वजह से उनका हेयर फॉल होने लगता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जितने भी फॉलिकल्स हैं वो डेड होने लगते हैं, तो वो जितने डॉर्मेंट डेड फॉलिकल्स हैं उनको स्टिमुलेट करने के लिए पीआरपी प्लान करना है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी तरह की कोई मेडिसिन आपने ली थी और आपको हेयर फॉल शुरू हो गया है, तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए 1 या 2 सिटिंग आप हेयर पीआरपी की प्लान कर सकते हैं। और हेयर पीआरपी को प्लान करने से पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्या पता आपको पीआरपी की ज़रूरत ही ना हो और आप नॉर्मल अपना हेयर ऑयल चेंज करें, अपना एक्सपोजर चेंज करें, उससे ही आपकी हेयर ग्रोथ चेंज हो जाए। प्लान योर पीआरपी ओनली विद योर डॉक्टर। अगर आप अपना पीआरपी और जीएफसी थेरेपी फॉर हेयर अगर प्लान कर रहे हैं तो उसके बाद क्या क्या प्रिकॉशन होने चाहिए? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि हम पीआरपी करने के बाद कितनी देर बाद हेड वॉश कर सकते हैं, हम पीआरपी करने के बाद अपने ऑफिस जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, कहीं पीआरपी कराने से मुझे हेडेक तो नहीं होगा, ये पीआरपी जब मैं करा रहा हूँ हेड में इंजेक्शन हो रहा है तो कहीं ऐसा ना हो मेरा ब्रेन इफेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं हेयर पीआरपी के लिए। सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि पीआरपी क्या होता है और पीआरपी हेयर ट्रीटमेंट क्या होता है। पीआरपी हेयर ट्रीटमेंट जो होता है रीग्रोथ के लिए होता है, रीजनरेशन ऑफ हेयर्स के लिए होता है। जो फॉलिकल डेड हो गए हैं उन फॉलिकल्स को दोबारा स्टिमुलेट किया जाता है सो दैट आप दोबारा उस ग्रोथ को पा सकें जो आपने हेयर लॉस आपका हो गया है। तो पीआरपी प्लान करने से पहले हमें सबसे पहले ज़रूरी होता है हमें कितनी सिटिंग ज़रूरत है, हम कितने इंटरवल में पीआरपी ले सकते हैं, क्या हम सही जगह से पीआरपी ले रहे हैं कि नहीं। पीआरपी कराते टाइम सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पीआरपी हमेशा एक डॉक्टर के सुपरविज़न में होना चाहिए। पहली चीज़, डॉक्टर ही परफॉर्म करे उस ट्रीटमेंट को, ये आपको इंश्योर करना है। दूसरी चीज़ आती है कि जब हम पीआरपी प्लान कर रहे हैं तो कितनी सिटिंग ज़रूरत है। मेल्स के लिए अलग तो नहीं होती है, फीमेल्स के लिए अलग तो नहीं होती है। अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो आप किसी भी डॉक्टर से जाके अपने प्रॉब्लम के बारे में बात करिए कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल है या फिर मेरा हेयर ग्रोथ कम हो गया है, तो मैं जीएफसी या पीआरपी प्लान करना चाहता हूँ। अब अगर आपने जब पीआरपी प्लान कर लिया है तो सबसे पहले पीआरपी में क्या हुआ होगा, आपका ब्लड लिया जाएगा। सबसे पहले ब्लड लिया जाएगा, उस ब्लड को प्लाज्मा सेपरेट करेंगे, आरबीसी सेपरेट करेंगे, जो प्लेटलेट रिच प्लाज्मा है उसको हेड में इंजेक्ट करेंगे। अब लगता होगा कि जब हेड में इंजेक्ट होगा तो कहीं पेन तो नहीं होगा, पेन नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाता है। उससे पहले हम एनेस्थीसिया को अप्लाई करते हैं और बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाए, सुपरफिशियल स्किन में ही जाता है। जितने भी डॉर्मेंट फॉलिकल्स हैं
उनको दोबारा से स्टिमुलेट किया जाता है जिससे कि वो रीग्रोथ हो जाए। इसी में कई तरह की पीआरपी आती है। जीएफसी पीआरपी अलग होती है, नॉर्मल पीआरपी अलग होती है। तो जब भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे आपको कौन सी पीआरपी की ज़रूरत है। पीआरपी करने के बाद मुझे ऑफिस कितनी देर में जाना है? पीआरपी के बाद थोड़ा बहुत हेडेक होना नॉर्मल है, इससे आपको कोई भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि पीआरपी करने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, मैं जितने भी पेशेंट्स को डील करती हूँ उनको हमेशा पीआरपी करने के बाद 15 to 20 मिनट्स अपने क्लिनिक में ही रोक के रखती हूँ। उसके बाद उनको वाटर और टीवी चला देते हैं, थोड़ा सा उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग हो जाता है, या उनको हम बोलते हैं मोबाइल या स्ट्रेस वाली चीज़ बहुत ज़्यादा मत देखो, पहले हाफ एन आवर में आप कंफर्टेबल हो जाओ, देन यू मूव। वैसे तो इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता नहीं है पीआरपी में, बट लोगों को नॉर्मल जो होते हैं उनको ब्लड देखने के बाद, इंजेक्शन देखने के बाद लगता है ये कोई सर्जिकल प्रोसीजर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ही ब्लड से इसलिए किया जा रहा है जिससे कि सेफ हो। आपका ब्लड आपको बिल्कुल भी इफेक्ट, रॉन्ग इफेक्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अंदर वही प्लाज्मा है, उसी को लेके हम इंजेक्ट कर रहे हैं। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि हमें कितनी देर बाद हेड वॉश करना है। पीआरपी हेयर में कराने के बाद कोशिश कीजिए कि 24 आवर्स के बाद ही हेड वॉश करें। उसके बीच में किसी भी ऑयल का यूज़ ना करें, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सीरम का यूज़ ना करें, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग शैम्पू यूज़ ना करें। जितने भी ब्रांड शैम्पूज़ हैं वो शैम्पूज़ पीआरपी के बाद यूज़ करें। पीआरपी कराने के बाद सर्जिकल कैप पहन लीजिए। अगर सर्जिकल कैप नहीं भी पहनते हैं तो पॉल्यूशन में जाने से बचें, क्योंकि हम डस्ट से बचने की एडवाइस देते हैं। अगर आपने आज पीआरपी कराया है तो कोशिश कीजिए कि डस्ट का बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको नहीं हो पाए। कितनी सिटिंग्स पीआरपी की ज़रूरत होती है? एवरी इंडिविजुअल हैव अ डिफरेंट केस। तो जैसे ही जब भी डॉक्टर आपको देखेगा वो देखेगा कि आपको कितने सेशंस की ज़रूरत है। मैक्सिमम 8 सेशन की ज़रूरत है, 6 सेशंस की ज़रूरत है, कभी कभी हम 4 सेशन से भी पीआरपी स्टार्ट करते हैं। इस पीआरपी की जो रेंज होती है प्राइसिंग की, पीआरपी कहीं महंगा तो नहीं होता है। पीआरपी स्टार्ट हो जाता है 4500 से लेके 8000 तक। फिर इसमें कितने इंटरवल चाहिए? तो पीआरपी के इंटरवल में हमेशा 3 to 4 वीक्स का डिफरेंस रखना चाहिए पर सेटिंग। इसके बीच में कभी कभी हम पीआरपी में बहुत सारे सीरम्स भी इन्वॉल्व करते हैं, जैसे कि मीजोस्कैल्प बोलते हैं। अगर हमने पीआरपी को मीजोस्कैल्प के साथ करा है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद आपके डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि पीआरपी कराने के बाद कौन से प्रोडक्ट्स आपको लगाने हैं। ब्लैंड शैम्पू लगाना है, हेयर ऑयल हमें अवॉइड करना है। क्वेश्चन आता है हेयर ऑयल क्यों अवॉइड करना है? हेयर अगर स्टिकी होगा तो डस्ट बहुत लंबे टाइम तक वहाँ पर रहेगी और डस्ट आके स्टिक हो जाएगी। डस्ट स्टिक होगी, इन्फेक्शन कॉज करेगी। और जो भी आपको लगता है कि मैंने पीआरपी कराया है तो बहुत ज़्यादा रेड स्पॉट हो रहे हैं या ईचिंग हो रही, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी टेम्परेरी। पीआरपी इज़ very good for the hair growth and PRP is very good for the regeneration of the hair। आप अपनी नेक्स्ट PRP बहुत ही जल्दी प्लान कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल बहुत इंफॉर्मेटिव लग रहा है और आपको ये वीडियोस आगे भी देखने हैं तो बेल आइकन को दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।